हमारी न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और बताया था कि हाई कोर्ट हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है जुडिशियल सिस्टम है। तो इस जुडिशरी में हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, तो जुडिशरी की व्यवस्था कैसी है, तो जो न्यायपालिका की हमारे व्यवस्था दी गई है वो कैसी व्यवस्था दी गई है, वो आपको बताया था कि पिरामिड शेप में है। इस पिरामिड शेप में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस पदस्वपान में हाई कोर्ट किसके अंडर में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां लगभग लगभग बराबर में होती हैं। कुछ मामले में हाई कोर्ट्स को ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हुआ उसमें आपको बताया कि मौलिक अधिकारिता क्षेत्र हाई कोर्ट में आता है, इसलिए मौलिक अधिकारों में हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्तियाँ हैं। दूसरा एक और पावर एक्स्ट्रा होती है कि जो मृत्युदंड का मामला होता है, सजाए मौत, तो मृत्युदंड जो दिया जाता है तो मृत्युदंड किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जैसे निचली अदालत में किसी को मृत्युदंड दिया गया, सजा मौत दी गई, तो आगे वो व्यक्ति अपील करे चाहे न करे वो मामला हाई कोर्ट में जाएगा। यानी सजा मौत का मामला है तो वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। और जब तक हाई कोर्ट मंजूर नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा, किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। यानी बिना हाई कोर्ट की परमिशन के मृत्युदंड की सजा नहीं हो सकती। अब उसके बाद जिसको मृत्युदंड मिला, मान लीजिए कि हमको मरी जाने दीजिए, उसको फांसी चढ़ाई दी जाएगी। आगे अपील करेगा तो होगा, नहीं अपील करेगा तो नहीं होगा। यानी हाई कोर्ट के बाद फांसी हो सकती है, उसके पहले फांसी नहीं हो सकती। तो मृत्युदंड के मामले में भी हाई कोर्ट को शक्तियाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी गई। बाकी सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट शक्तिशाली है। और ये क्योंकि पिरामिड शेप है तो फ्लो एक तरफा होता है, कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा कंट्रोल किसका होता है, किस पर होता है? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का कोई कंट्रोल इन पर नहीं होगा। और दूसरा, हाई कोर्ट का कंट्रोल किस पर होगा? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर होगा। यानी जिस जिले के वो जिस राज्य का, जैसे यूपी का हाई कोर्ट है तो यूपी कोर्ट के हाई कोर्ट के अंडर में सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे वो सब यूपी हाई कोर्ट के अंडर में आएंगे और उनको सबको यूपी का हाई कोर्ट ही क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो ये जो कंट्रोल दिखा रहा है ये एक तरफा होता है, ठीक है। तो यानी हमारे न्यायपालिका के पदसोपान में हाई कोर्ट बीच में आता है। तो इस हाई कोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं कि पहले हाई कोर्ट कब बने, कहाँ से बनने शुरू हुए। तो हाई कोर्ट्स के बनने की जो शुरुआत हम लोग देखते हैं, इनकी जो व्यवस्था देखते हैं, तो इस हाई कोर्ट्स के बनाने के लिए सबसे पहले हमारे देश में ब्रिटिश ज़माने में 1861 में 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास किया गया। इस फैक्ट को आप लिख सकते हैं कि 1861 में क्या पास हुआ था? हाई कोर्ट एक्ट। और उसी 1861 से हाई कोर्ट एक्ट में, इसी अधिनियम के द्वारा इन 1862 1862 में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, और कलकत्ता हाई कोर्ट। तो शुरुआत में हाई कोर्ट कितने बने? 3 बने। और वो तीनों हाई कोर्ट कब बने थे? 1862 में बने थे, 1862 में बने। और इसके लिए एक्ट कब आया था? 1861 का। तो इसी 1861 के हाई कोर्ट एक्ट से पहली बार देश में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई, 3 हाई कोर्ट्स बने। और जो देश का चौथा हाई कोर्ट बना था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 1866 में। यानी शुरुआत में सबसे पहले ही 3 हाई कोर्ट बने। कब बने थे? 62 में। फिर इसके बाद 1866 चौथा हाई कोर्ट बना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और वो जो हाई कोर्ट्स की जो शुरुआत हुई, तो इनकी शुरुआत होते होते आज हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट्स हो चुके हैं? आज अगर नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की बात की जाए, उच्च न्यायालयों की हाई कोर्ट की बात, संख्या की बात की जाए, तो हाई कोर्ट्स के जो नंबर हैं वो आप देख सकते हैं कि पहले 2013 तक 21 हाई कोर्ट हुआ करते थे। फिर 2013 में 3 बने, ठीक। और फिर 2019 में एक बना। तो फिलहाल कितने हो गए? 25। तो लिख सकते हैं कि वर्तमान में, एट प्रेजेंट, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स, आप लिख सकते हैं कितने हैं? 25 हैं। 25 का बंटवारा आप कर सकते हैं 21 + 3 + 1। 21 2013 से पहले थे। ये जो 3 है, 3 को आप अलग से लिख सकते हैं
कि 3 हाई कोर्ट कब बने? 2013 में। अब 2013 में जो 3 हाई कोर्ट बने वो कौन 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 से बने? तो वो जो 2013 में 3 हाई कोर्ट बने, ये बने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा बने, तो 21 और 3 कितने हो गए? 24 हो गए। फिर जो 25वां हाई कोर्ट बना, ये 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया, और 1 जनवरी 2019 को जो अस्तित्व में आया वो कहाँ पर बना? अमरावती, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। एक्चुअली आंध्र प्रदेश का पहले हाई कोर्ट हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन 2014 में हैदराबाद से तेलंगाना अलग हो गया। तो जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो आंध्र प्रदेश का पहले हाई कोर्ट हैदराबाद में था। अब हैदराबाद किसके हिस्से चला गया? तेलंगाना के हिस्से चला गया। तो हैदराबाद के लिए अलग हाई कोर्ट की स्थापना हुई, आंध्र प्रदेश के लिए अलग हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कब बना? 1 जनवरी 2019 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया है, और ये कहाँ पर है? अमरावती में। और ये देश का कौन सा हाई कोर्ट? 25वां हाई कोर्ट। ठीक। अब इन हाई कोर्ट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान किए गए, उसके जानने से पहले कुछ एक फैक्चुअल डिटेल आपको बताते हैं कि जनरली हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, वो अपने राज्यों की राजधानियों में होते हैं। जैसे बिहार का हाई कोर्ट पटना में है, या बंगाल का हाई कोर्ट कलकत्ता में है, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट बॉम्बे में है, या पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, या तमिलनाडु का हाई कोर्ट चेन्नई में है। लेकिन कुछ एक हाई कोर्ट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ राज्यों की राजधानियों से बाहर है, हाई कोर्ट्स आउट ऑफ देयर कैपिटल। तो इसकी सूची तैयार की जा सकती है। तो इसको आप लिख सकते हैं, लिखिए, उच्च न्यायालय जो अपने राज्यों की राजधानियों से बाहर हैं, हाई कोर्ट्स आउट ऑफ देयर कैपिटल, उच्च न्यायालय जो राज्यों की राजधानियों से बाहर है। तो जो राज्यों की राजधानियों से बाहर वाले हाई कोर्ट्स हैं, तो इनके लिए आप 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम की हेडिंग लिखेंगे स्टेट यानी राज्य, दूसरे कॉलम की हेडिंग लिखेंगे राजधानी यानी कैपिटल, और तीसरे कॉलम के हेडिंग लिखेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। अब जैसे राज्य में आपने लिखा कि सबसे पहला राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उस उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ हमारी राजधानी है, तो यूपी के आगे क्या लिखेंगे? लखनऊ। लेकिन यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तो यूपी हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इसके बाद अगला राज्य आप लिख सकते हैं उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून में। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में। पहले उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब अलग हुआ तो इसका हाई कोर्ट कहाँ पर बनाया गया? नैनीताल में। जनरली लोग ये समझते हैं कि राजधानी देहरादून है तो हाई कोर्ट भी देहरादून में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में। तीसरा राज्य हमने लिखा है राजस्थान। तो जो राजस्थान आप देख रहे हैं, तो राजस्थान की कैपिटल क्या होगी? राजस्थान की राजधानी आपको पता है कि क्या है? जयपुर है। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर। ठीक है। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि भाई हाई कोर्ट यहाँ कहाँ पर है? जयपुर में होगा, लेकिन एक्चुअली इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अलावा अगला राज्य है गुजरात। तो जो गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर में। लेकिन गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक। इसके अलावा अगला राज्य है मध्य प्रदेश यानी एमपी। एमपी की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल एमपी की राजधानी मानी जाती है, लेकिन एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। इसके अलावा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है, तो इस छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल किसको मानी जाती है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर। ठीक। इसके अलावा अगला राज्य है उड़ीसा। तो जो उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक में है। कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की बेंच लगती है। फिर असम है। असम राज्य की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। दिसपुर में असम की राजधानी है। और असम का हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में असम हाई कोर्ट। इसके अलावा केरल है। केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है? एर्नाकुलम में है।
केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है? एर्नाकुलम। क्लियर? तो ये कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो अपने राज्यों की राजधानियों से बाहर है। तो जनरली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा तो जनरली एक दिमाग में परसेप्शन रहता है कि राज्य का हाई कोर्ट कहाँ होगा, राजधानी में ही होगा, कैपिटल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं। क्लियर? तो ये फैक्ट अलग से था, इसलिए आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ कि हमारे जो संविधान में इसके लिए जो प्रावधान किया गया है, कि जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए गए हैं, तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214। तो जो अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर ईच स्टेट। लिख सकते हैं आर्टिकल 214 कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। तो हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा, इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन, और जनरली है भी, लेकिन क्या है कि हमारे कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट। कॉमन हाई कोर्ट का मतलब, जैसे कॉमन का मतलब क्या हुआ कि एक हाई कोर्ट होगा जो एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट का काम करेगा। तो ये भी अपने मन से नहीं बना दिए जाते, इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था बनाई गई है। और हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 231, आर्टिकल 231। तो आर्टिकल 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन उच्च न्यायालयों की स्थापना के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 231। तो जनरली हमारे यहाँ हर एक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट है, फिक्स है, लेकिन कुछ एक हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट की तरीके से काम करते हैं, और इसके बारे में प्रोविजन किस आर्टिकल में बताया गया है? 231, 231। अब ये जो 231 बताया गया है, तो कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स को आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। सम कॉमन हाई कोर्ट्स, कुछ ऐसे हाई कोर्ट साझा कि मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं, इसको कहा जा सकता है हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट्स। उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्यों के लिए काम करते हैं, या कॉमन हाई कोर्ट। तो कॉमन हाई कोर्ट जो हमारे यहाँ है उनकी संख्या 3 है। सबसे पहला जो कॉमन हाई कोर्ट हमने देख रहा है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ये दो राज्यों के लिए हाई कोर्ट का काम करता है। कौन कौन से राज्यों के लिए? एक तो राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है हरियाणा। ठीक, इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट है। तो जो मुंबई हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट पहले कहा जाता था, अब इसका नाम क्या हो गया है? मुंबई हाई कोर्ट। तो मुंबई हाई कोर्ट किसके किसके लिए काम करता है? महाराष्ट्र और गोवा के लिए। तो मुंबई हाई कोर्ट किसके किसके लिए काम करेगा? महाराष्ट्र और गोवा राज्य के लिए हाई कोर्ट की तरीके से काम करता है। और तीसरा हाई कोर्ट है गुवाहाटी। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों के लिए हाई कोर्ट का काम कौन करता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट कहाँ पर है? असम का हाई कोर्ट है। तो ये अकेले कितने राज्यों का हाई कोर्ट बनता है? 4 राज्यों का हाई कोर्ट ये अकेले बन जाता है। ठीक है, पहले मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के लिए भी कॉमन यही था, लेकिन जब 2013 मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बन गया तो उन तीनों का अलग हो गया। तो अब पहले 7 राज्यों का वो हुआ करता था 2013 के पहले, लेकिन 2013 में उन तीनों का अलग से हाई कोर्ट बन गया, तो फिर इनका अलग से हो गया। समझ गया? तो हमारे देश में अगर पूछा जाए कि जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, तो कॉमन हाई कोर्ट्स कितने हैं? 3। क्लियर? और कौन सा हाई कोर्ट है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के हाई कोर्ट को कॉमन लेता है या प्रतिनिधित्व करता है? वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो 4 राज्यों के उच्च न्यायालयों की तरीके से कार्य करता है। अब ये तो कुछ फैक्चुअल डिटेल हो गई। अब हम लोग कुछ और प्रावधानों की बात कर रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनकी क्या क्या योग्यताएं और योग्यताएं होंगी। तो ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट के जजों की पहली बात तो संख्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट आपको देख रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया कि जजों की संख्या फिक्स है। पहले कम थी, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते फिलहाल 33+1 का फॉर्मूला बना हुआ है, 34 जज होते हैं। हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं है, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और
कितने होंगे ये फिक्स रहता है, मतलब कि ये मैक्सिमम या मिनिमम कोई लिमिट नहीं लगाई गई। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगी किस राज्य में कितने हाई कोर्ट के जज होंगे, और उसमें जो आधार बनाया गया है वो जनसंख्या को बनाया गया है। तो जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर नंबर ऑफ हाई कोर्ट के जजेस के नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहाँ पर हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम होगी। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट के जज किस राज्य में होंगे, यूपी में होंगे। तो सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा जजों की संख्या किस हाई कोर्ट में होगी, यूपी में होगी। तो फिक्स नहीं है कि कम से कम इतने हों या अधिक से अधिक, कोई लिमिट नहीं है। वो राज्य की जनसंख्या के, हर एक राज्य के हिसाब से संसद उसको डिसाइड करती है। ठीक। अब इसके बाद इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है, तो उनके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी जो शर्तें हैं वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, 216 में। क्लियर। अब इस क्रम में जो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उच्च न्यायालय के जजों की जो नियुक्ति होगी, तो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अब राष्ट्रपति किसको जज नियुक्त करेंगे, तो राष्ट्रपति जिसको भी हाई कोर्ट में जज नियुक्त करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे। अब सलाह किससे किससे लेंगे, तो इस मामले में जो व्यवस्था दी गई है कि पहली बात तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर जिस राज्य के हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होना है उस राज्य के राज्यपाल, गवर्नर से एडवाइस करेंगे। फिर जिस राज्य के हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करना है उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, और न्यायाधीश की नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से वो क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। ठीक है, अगर जज अपॉइंट करना है तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे, वो सलाह लेंगे, एडवाइस करेंगे। और इन सबकी सलाह लेने के बाद, इन सब के एडवाइस लेने के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे। यानी न्यायाधीशों को नियुक्त कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। किसकी सलाह लेंगे, सीजेआई की सलाह लेंगे, राज्य के राज्यपाल की सलाह लेंगे, और उस राज्यपाल के जो चीफ जस्टिस है उससे सलाह लेंगे। ठीक। अब इनका हटाया जाना, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के जजों को जो हटाया जाता है, उनके जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम वैसी ही है कि जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने की प्रक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है दो ही कारण से। तो वैसे यहाँ भी सिंपल है कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया पूछी जाए क्या हो सकती है, तो आप बताएंगे कि पहली बात तो कारण क्या हो सकता है, दो कारण हो सकता है, साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेव, और दूसरा कार्य करने में असमर्था, इनकैपेबिलिटी। इस आधार पर उनके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव आएगा तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य, या राज्यसभा में आएगा तो कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद प्रस्ताव पर बहस कराई जाएगी। बहस के दौरान अपने बचाव के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को उपस्थित हो सकते हैं, और या अपनी तरफ से किसी प्रतिनिधि को वकील के रूप में भेज सकते हैं जो उनका पक्ष रखेगा, उनको फेवर करेगा। इसके बाद दोनों सदनों में अलग अलग मतदान कराया जाएगा और 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तब जो न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर। ठीक। अब इसके बाद अनुच्छेद 217 में इनके लिए योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस है। तो क्वालिफिकेशन वही सिंपल होती है, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, वगैरह वगैरह के अलावा न्यायाधीशों की योग्यताएं उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि पहली बात कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। यानी भारत में कम से कम जुडिशियल ऑफिसर कितने साल तक वो रह चुका हो, 10 साल तक रह चुका हो। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 साल तक वो क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। एडवोकेट वकील होते हैं, यानी 10 साल तक वो कम से कम वकील हो और 10 साल तक वो न्यायिक पद पर हो, यानी लगभग 20 वर्षों का उसका अनुभव हो, तो उसको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अपॉइंट किया जा सकता है।
कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद जुडिशियल ऑफिस और एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम लगातार 10 साल तक वो क्या रहा हो, लॉयर रहा हो, वकील रहा हो, तो उसको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। अब इन जजों की सैलरी क्या होती, वेतन? तो पहली बात तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं तो चीफ जस्टिस की सैलरी होती है 2,50,000, 2,50,000। और जो अदर जजेस होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी सैलरी होती है 2,25,000। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी, सॉरी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है? 2,50,000। और बाकी जजेस की सैलरी कितनी होती है? 2,25,000। ये इनका वेतन हुआ। ठीक है। अब आर्टिकल 222, 222, आर्टिकल 222 में क्या होता है कि हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर भी हो सकता है, उच्च न्यायालय के जजों का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। जैसे मान लीजिए यूपी हाई कोर्ट का जज है, उसको कहाँ भेज दिया गया? बिहार हाई कोर्ट में। या बिहार वाले को केरल भेज दिया गया, केरल वाले को तमिलनाडु भेज दिया गया, तमिलनाडु वालों को मिजोरम भेज दिया गया, मिजोरम वाले को पंजाब भेज दिया गया। तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर हो सकता है, जैसे गवर्नर्स को हम लोग देखते हैं, राज्यपालों का ट्रांसफर होता है, तो वैसे हाई कोर्ट के जजों का भी ट्रांसफर होता है, हो सकता है। चलिए, अब इनके कुछ पावर्स की बात करें, शक्तियों की बात करें, तो शक्तियां बिल्कुल वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट की होती। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया था आर्टिकल 129 की सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड, यानी उसके फैसले डॉक्यूमेंटेड होते हैं, निचली अदालत में कानून के तरीके से लिए जाते हैं। वैसे अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। इसके फैसले निचली अदालतों में कानून के तरीके से लिए जाएंगे और इसे भी अपनी अवमानना के संबंध में दंड देने का अधिकार होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि हाई कोर्ट हैव टू पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के संबंध में दंड देने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के संबंध में दंड देने का अधिकार है। हाई कोर्ट हैव टू पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, कि अगर इसकी अवमानना हुई तो वो फिर अपनी अवमानना के लिए क्या है? दंड देने की शक्ति होगी। ठीक। इसके अलावा जो रिट्स हम लोग देखते हैं 226, ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में, कि मौलिक अधिकारों के मामले में हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट के पास पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हमने जुरिस्डिक्शन देखा था, अपील, ये रिट जुरिस्डिक्शन, वैसे ही हाई कोर्ट में होता है। इसमें भी वही 5 याचिकाएं होती हैं: हेबियस कॉर्पस, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, फर्मादेश, सर्टियोरारी, प्रेषण, प्रोहिबिशन और को वारंटो। तो सेम वही पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी करने की होती है। और यहाँ पर आपको बताया कि जो रिट होते हैं, जो याचिकाएं होती हैं, उसमें जो मौलिक अधिकार की, वो ओरिजिनेट कहाँ पर होती हैं? हाई कोर्ट में। तो ये हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। अभी जैसे बताया कि कुछ एक हाई कोर्ट का नाम चेंज किया गया, कब चेंज किया गया? जुलाई 2016 में। तो जुलाई 2016 में आप लिखिए कुछ 3 हाई कोर्ट्स के नाम बदले गए। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट हुआ करता था, बॉम्बे को क्या किया गया? मुंबई किया गया। मद्रास था, मद्रास को क्या नाम दे दिया गया? चेन्नई। कलकत्ता था, कलकत्ता को क्या नाम दे दिया गया? कोलकाता। तो ये जो मद्रास को क्या कर दिया गया? चेन्नई, कलकत्ता को कोलकाता और बॉम्बे को मुंबई। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम भी बदल के क्या कर दिया जाएगा? प्रयागराज कर दिया जाएगा। लेकिन ये काम अगर राज्य सरकार के हाथ में होता तो कब का हो जाता। लेकिन ये किसके हाथ में है? संसद करेगी, पार्लियामेंट ही करती है इनका नाम चेंज। तो हो सकता है कि कुछ समय बाद, लेकिन अभी तक ध्यान रखिएगा, अभी तक उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट है। जिले का नाम बदला, हाई कोर्ट का नाम अभी नहीं बदला है। तो अभी भी उसको कौन सा हाई कोर्ट कहते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझ गए? तो बाकी सभी मामलों में हाई कोर्ट की शक्तियां बिल्कुल वैसी होती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरीके से। बस अंतर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, जो अधिकार क्षेत्र होता है, पूरा देश होता है,
और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो होता है वो अपने राज्य की सीमा तक होता है। ठीक है, अपने राज्य में जितने जिला न्यायालय हैं वो सब सुप्रीम हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, और हाई कोर्ट के सभी निर्णय उन जिला न्यायालयों पर क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे, बाध्यकारी होंगे। जो वो आदेश देंगे वो आदेश मानना पड़ेगा। उनके फैसले निचली अदालतों में कानून के तरीके से लिए जाएंगे। ये हाई कोर्ट अपने कार्यों में स्वतंत्र है, तो ये अपने स्टाफ की भर्ती खुद करेगा, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण खुद करेगा। यानी स्टाफ की भर्ती, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण वो खुद करते हैं, या से वेतन भत्ते सब खुद देते हैं, ताकि किसी सरकारी दबाव में वो काम न करें। दूसरी बात कि हाई कोर्ट अपने कार्यों में स्वतंत्र है, इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा शक्ति दी गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी है, कि इसके जजों के वेतन भत्तों में, सेवा शर्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। एक्सेप्ट 360 में तो हो सकता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, तो नॉर्मली हाई कोर्ट के जजेस के वेतन भत्तों में, सेवा शर्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। तो ये सब जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये इसीलिए दिए गए हैं कि जो हाई कोर्ट है वो अपने कार्यों में स्वतंत्र है, बिना किसी सरकारी दबाव के, बिना किसी सरकार के दबाव के कार्य करे। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है, इसको स्वतंत्र रखने की पूरा प्रयास किया गया हमारे संविधान द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। लेकिन कई बार समस्याएं ऐसी हुई हैं कि लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अभी सबसे लास्ट में जब हम लोग केशवानंद भारती वाद देखेंगे तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़े लांछन लगे हुए थे। अभी भी न्यायपालिका के ऊपर कई सारे ऐसे फैसले होते हैं जिस पर लोगों का भरोसा उठ जाता है। जिस उस दिन आपको समझा रहे थे कि अभी निठारी कांड हुआ था, तो निठारी कांड गाजियाबाद में हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ, फिर पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो इसमें दोनों पक्ष हैं, कि पहली बात कि अगर पहले के फैसले गलत थे, कुछ मामलों में उन दोनों आरोपियों को फांसी तक की सजा हो गई, तो उनके परिवार और उनके ऊपर क्या गुजरी होगी जब सुना होगा कि हमें फांसी दी जा रही और पता चला कि बाइज्जत बरी हो गए, तो उस नुकसान की तो भरपाई नहीं हो सकती। या अगर ये फैसला गलत है उनको बाइज्जत बरी करने का, तो उन परिवारों का जो 17-18 बच्चों के कंकाल, लाशें, हड्डियां मिली हैं उनके घर के बाहर से नाले में बहते हुए, उनके खून के धब्बे मिले, उन बच्चों का हत्यारा कौन था, किसने उन बच्चों को मारा, उन औरतों को मारा, उन लड़कियों को मारा, वो पता कैसे चलेगा? या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सही है या उसके पहले के हाई कोर्ट सही थे, यही हो सकता है। तो दोनों में न्यायपालिका पर सवाल उठता है, क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, कौन गलत है कौन सही। अब ये समय के गर्भ में है, अब ये तो कोई बहुत निश्चित बता नहीं सकता, कि सब वही होता है कि सबूत और गवाह सब कुछ डिसाइड करते हैं, लेकिन उन सबों के खिलाफ कोई सीधा सीधा ठोस सबूत नहीं था। सीधा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई सीधा सीधा सबूत नहीं था। जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का सबूत नहीं दिख रहा है तो इसके पहले वाली कोर्ट को सबूत कैसे दिख गया? मतलब वो किसी प्रेशर में काम कर रहे थे, या मीडिया ट्रायल चल रहा था, मीडिया वाले इतना हल्ला मचा रहे थे कि उसे दबाव में आके फैसला दे दिया। तो अगर मीडिया के दबाव में आके फैसला दिया गया तो वो फैसला गलत है। यानी न्यायपालिका भी क्या कर रही है, प्रेशर में काम कर रही है या सरकार के दबाव में काम कर रही है। जैसे इसका सबसे बड़ा कलंक आप मान सकते हैं कि 1992 में, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन हुआ, बाबरी मस्जिद ढा दी गई। उसके बाद बड़े दंगे हुए देश भर में, बम्बई में दंगे हुए, बनारस में भी हुए थे दंगे। उसके बाद उसी दंगों के फिर विरोध में फिर वहाँ पर पता चला कि बम्बई में मुंबई ब्लास्ट हुआ था 1993 में जुलाई में, जिसमें और बड़ा कांड हुआ और लोग मरे, पूरी श्रृंखला चली, बहुत लोग मरे। अब सीबीआई कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ कि जो डिमोलेशन हुआ किसने ढाया, और अभी 2 साल पहले, कुछ साल पहले अभी सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो बाबरी डिमोलेशन का केस था उसमें जितने भी आरोपी थे सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। किसी के ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता, ऐसे साक्ष्य नहीं थे कि किसी को सजा सुनाई जा सके। अब सोचिए, एक मस्जिद ढा दी गई, उसके ऊपर राजनीति इतनी कुछ हुई, इतने लोग मर गए, और कोर्ट कह रहा है कि हमको पता ही नहीं कि किसने ढहा दिया। हवा से तो गिरा नहीं होगा, मुश्किल है कि हवा से गिर जाए। इसके पूरे वीडियोस हैं, क्लिपिंग है कि लोग चढ़ रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं। डीएम था, कलेक्टर था, एसपी था, पुलिस थी, पीएसी लगी हुई थी, नेता भाषण दे रहे थे, उकसा रहे थे। सोचिए, एक नेता जो सोमनाथ से पूरा रथ यात्रा लेके चले कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, सरकारें बन गई, इतना कुछ है, और कोर्ट कह रही कि हमको तो पता ही नहीं चला किसने गिरा दिया। ये क्या है? अरे यार, किसी को 2-4 दिन की ही सजा दे देते, सिंबॉलिक ही दे देते, बाद में जमानत करा देते।
एक को तो पकड़ लेते कि हाँ इसने ढाया, चलो इसी को क्रिमिनल मान लेते, किसी को नहीं मिला। अब सोचिए, यही आपको दिखाई देता है कि हमारा जो राजनीति है, राजनीति का स्तर कितना गिरा हुआ है, कि राम के नाम पर कितनी राजनीति हुई, सरकारें बन गई, सब कुछ बन गया, कहाँ कहाँ के किन पदों पर लोग नहीं चले गए, लेकिन राम के नाम पर कितने लोग मरे, कार सेवक मरे, कितनी गोलियां चली, हिंदू मुसलमान मरे, लेकिन कोई नेता एक दिन जेल जाने को तैयार नहीं हुआ। लोग, आम जनता राम के नाम पर गोली खा गई, मर गए लोग, शहीद हो गए, बम ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन किसी नेता ने एक दिन जेल जान, किसी ने छाती ठोक के कोर्ट के सामने नहीं कहा कि हमने मस्जिद ढाई है, जो सजा देनी हो दे दो, राम के नाम पर हम छाती चिपकाड़ के कहते हैं कि हमें जितनी सजा देनी हो दे दो। ये नहीं करते नेता, होशियार होते हैं नहीं। अब सोचिए, या तो कोर्ट में कुछ गड़बड़ है, भाई कुछ तो कह देते कि यार हाँ 2-4 गिल्टी थे, इनको चलो अब बिल्डिंग गिराने की क्या सजा दी जाए, चलो 10 दिन की दे देते हैं, 5 दिन, कुछ तो देते। कोर्ट कह रही है कि कोई सबूत ही नहीं, हवा में तो गिरा नहीं होगा। अब ये हमारी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है, या प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सबूत नहीं मिला, या सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो सबूत नहीं ढूंढ के लाई। वैसे खराब केस कुछ नहीं हो सकता हमारे न्यायपालिका के लिए। तो इससे क्या लगता है कि न्यायपालिका हमारी बहुत स्वतंत्र कभी कभी नहीं रहती, कई मामलों में स्वतंत्र रहती है। जैसे अभी के जो चीफ जस्टिस हैं, फैसला दे देते हैं क्रांतिकारी तरीके से, लेकिन फिर मामला उल्टा चला जाएगा। कि जैसे राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, तो उस समय चीफ जस्टिस थे, ये असम वाले थे, कौन थे, रंजन गोगोई। राम मंदिर का फैसला दिया, रिटायर हो गया, राज्यसभा की मेंबरशिप मिल गई। अब ये क्या था, यानी पहले से मामला फिक्स रहा होगा कि आप हमारे फेवर में फैसला दीजिए, आपको हम इनाम देंगे। कुछ जजेस होते हैं जिनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो सरकार के फेवर में फैसला दे, सरकार उनको अच्छे पद पर दे देगी। ज़्यादा केस हो तो चलो यार छोड़ो, तुमको राष्ट्रपति बना देंगे, खत्म करो झंझट, ये भी कर सकते हैं। कि पता चला डी वाई चंद्रचूड़ बहुत खतरनाक फैसले दे रहे हैं, अलग से उनको समझा दे, बेटा चाहते मत कूदो, इसके अंदर खत्म हो जाए, तुमको हम भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे, घबराओ, खुश हो जाएंगे, 2-4 फैसला दे ही देंगे, फिर उन्हें क्या कर रहा है। तो कई बार देखा जाता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र कुछ मामलों में नहीं रही, लेकिन कायदे से फिर भी अब जितना भी है काम तो कुछ ठीक ठाक हुआ है, लेकिन सवाल भी उठता है। ठीक है, खास तौर पर निष्पक्षता के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में। क्लियर हो गया। चलिए, और कोई से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, उच्च न्यायालय या बाकी न्यायपालिका से जुड़े हुए।